To the IS Preparation Revision series. Today we are going to start biogeography and environmental geography. So basically we are gonna take the topic. Today is first topic is biosphere and ecosystem. So what is biosphere and what is its cost to or needs to learn? Okay. बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर हम किस चीज को बायोस्फीयर कहते हैं? एक्चुअली लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजों को मिला के जो स्फीयर फॉर्म होगा अर्थ में उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। अब इकोसिस्टम क्या चीज है? ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक फंक्शन होगा, यूनिट ऑफ नेचर, जो नेचर का एक पार्ट होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिनके अंदर जिंदगी है, जो लिविंग है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, क्या मतलब उत्पत्ति होगी उससे, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट जो है उसको क्या कहेंगे हम? लिविंग। नॉन बायोटिक का मतलब क्या आता है? नॉन बायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग। अब लिविंग पार्ट में क्या क्या आता है? जैसे प्रोड्यूसर, प्लांट्स। प्लांट्स क्या कहते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स हमें बहुत सी चीजें देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, गैसेस भी रिलीज करते हैं। तो फल, मूल, गैस, ये सब हमें प्लांट देते हैं। उसी तरह कंज्यूमर किसको कहा जाता है? एनिमल्स, जो इन सब चीजों को कंज्यूम करता है, जो इन सब चीजों को क्या करता है? कंज्यूम करता है। अब डीकम्पोजर कौन सा है? बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है। अब दो पार्ट है जो एक दूसरे को डिपेंडेंट है, और जो वेस्ट पार्ट रह गया है, जो डिकम्पोज करने वाला पार्ट है, वो है बैक्टीरिया एंड फंगी। अब ये दोनों पार्ट क्या करेंगे? इन दोनों को डिकम्पोज करने का काम करेंगे। कौन से स्टेट में? जब ये दोनों लिविंग पार्ट में नहीं रहेंगे, जब ये नॉन लिविंग हो जाएंगे तब डिकम्पोजर बैक्टीरिया एंड फंगी का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बायोटिक कंपोनेंट्स मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग में क्या है? जैसे सनलाइट है। सनलाइट अब इसको नॉन लिविंग कहते हैं क्योंकि एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। और वाटर, नेक्स्ट एयर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग? क्योंकि ये ना डेथ को कैरी करते हैं, ना बोन को कैरी करते हैं, ना ये जिंदा होते हैं, ना ये मरते हैं। तो ये जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहते हैं, इनका बस फॉर्म चेंज हो सकता है। दे आर इन दी ओनली इन द सेम स्टेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम क्या देखेंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वाटिक, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको कहेंगे हम एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है। एग्रो इकोसिस्टम में क्या रहेगा? जैसे अर्बन इकोसिस्टम को हम कहेंगे एक्वेरियम, रिजर्वियर, ये सारी चीजें हैं आर्टिफिशियल, जिसको हमने बनाया, इंसानों ने बनाया। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वाटिक, ये सब नेचुरली फॉर्म्ड है और ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है। ठीक है। की पॉइंट में हम क्या देखेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये एक यूनिडायरेक्शनल एनर्जी को तरफ फ्लो होता है। और न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द इकोसिस्टम। जो भी न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकल्स होते रहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है, एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर्स होगा और एक डिकम्पोजर होगा। सिंपल। नाउ बायोडाइवर्सिटी ensures stability of ecosystem। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को बनाए रखता है। ठीक है। सो आज के जो टॉपिक है, पहले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? जो इकोसिस्टम है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है। बायोस्फीयर से शुरू करके हमने अपना जो बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम को हमने डिस्कस किया। अभी दूसरा टॉपिक क्या होगा? फूड एंड चेन वेब। अब
फूड एंड चेन वेब और या फूड वेब को हम देखेंगे तो उसको हम कैसे देखेंगे, जैसे फूड चेन ए लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन क्या चीज है, इसका नाम चेन क्यों है, क्योंकि ये लीनियरली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे ग्रास जिसको हम प्रोड्यूसर की सीरीज में रखेंगे, जो प्रोड्यूसर की सीरीज में रहेगा ग्रास। अब ग्रास होपर जहां पे क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर है कौन, ये। अब ये क्या करेगा, ग्रास को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अब फॉग क्या करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इसको खाएगा। नेक्स्ट स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर, ये इसको खाएगा। अब सांप को कौन खाएगा, हॉक टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरह ये चेन क्या होता है, चलते रहता है। अब फूड वेब को हम कैसे देखेंगे, जैसे इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड फूड चेन नॉर्मल सेंस में, ये जो ग्रास है ये कैटरपिलर खाएगा, नेक्स्ट सॉरी ये इसको खाएगा, नेक्स्ट ये कैटरपिलर को, नेक्स्ट इसके साथ कनेक्टेड है तो ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है लेजर जो है, और ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये यहाँ से इंटरकनेक्टेड है दोनों। नेक्स्ट बर्ड के साथ भी इंटरकनेक्टेड है, ऐसे भी कनेक्टेड है, और ये फॉग के साथ भी क्या होगा, इन दोनों कनेक्टेड है, इन दोनों खा सकता है इसको। इसी तरह फॉग है, इसके साथ कनेक्टेड है, स्नेक, ये सब क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इस कनेक्शन कहेंगे इंटरकनेक्शन फूड चेन या फिर फूड वेब कहेंगे इसको। वेब का मतलब है इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। एंश्योर फ्लो ऑफ एनर्जी, एंश्योर क्या करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को एंश्योर करता है। हेल्प्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल को हेल्प करके रखता है। ये एक नेचुरल इकोसिस्टम को बिल्ड किया गया है इस तरह से, ठीक है। अब फिलहाल की बात करें तो सारे जीव जंतु मर रहे, खा रहे, सिर्फ इंसान ही बच रहे हैं। जो भी है ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इनटू ह्यूमन बींग्स, जितने भी मर रहे हैं उसकी जगह में इंसान बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी फॉर्म तो इंसान कुछ सालों बाद एक दूसरे को खाना शुरू करेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जो दिस हाउ शोज इंटरडिपेंडेंट इन नेचर, और ये क्या शो करता है कि इंटर बहुत डायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट क्या है, नेचर के ऊपर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम आर द बेसिस ऑफ लाइफ सपोर्ट, प्रोटेक्ट नेचर ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर, प्रोटेक्ट नेचर ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब बायोमिस क्या है, बायोमिस ऑफ द वर्ल्ड। बायोमिस क्या है, देखो बायोमिस पूरे वर्ल्ड की जो मेजर बायोमिस मीन्स जो भी है नेचुरली इसको अलग अलग फॉर्म में बांटा गया है, इसको हम समझेंगे। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब जो भी ग्रीन वाला एरिया ये सब में क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। ये सब में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर में आता है, तो ये टॉपिक में आता है, तो इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे, जहाँ पे ट्रॉपिकली रेन होती है, और ड्यू टू रेन यहाँ पे हार्वेस्टिंग नेचुरली हार्वेस्ट होता है, और ये फॉरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सावाना एरिया कौन सा होता है, ये वाला सावाना एरिया जो है ये वाला होगा। डेजर्ट कौन सा होगा, येलो पार्ट जो भी है डेजर्ट का एरिया है ये वाला, ठीक है। सारे पार्ट डेजर्ट के अंदर में आएंगे, इधर भी थोड़ा सा है, इधर भी थोड़ा सा है। नेक्स्ट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड को देखेंगे, ये थोड़ा सा बीच में ग्रासलैंड का एरिया है। टेम्परेट डिलीशियस फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये सारे एरियाज को टेम्परेट डिलीशियस फॉरेस्ट है, ठीक है। टेम्परेट जोन में आएगा, हमने आर्टिक साइकिल में या फिर जो लास्ट वीडियो हमने और टेम्परेट जोन को देखा था, जहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट रेनफॉल होता है, विंड होता है, हीट एंड कूलनेस जो है वो कंबाइन होता है, इसीलिए इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, इस एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, डेलिशियस फॉरेस्ट आएंगे। अब कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे आएगा, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उसके ऊपर का सारा एरिया जो होगा कोनिफेरस फॉरेस्ट में आएगा, बिकॉज अब ये कूल एरियाज रहते हैं, तो यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट आता है,
ठीक है, जिनको हम टाइगा भी कहते हैं। अब टंड्रा भी किसको कहेंगे? अब टंड्रा जो इसके बाद का हिस्सा होगा, जो हाइपर कूल एरियाज में आएंगे कंपेरेटिवली दी कॉन्फिशियस फॉरेस्ट के एरिया के बाद। ठीक है, पोलर आइस में क्या होता है? इसको पोलर आइस एरिया कहेंगे, जिसमें पोलर में क्या होता है? हाई हाई लो टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत लो होता है, इस एरिया को हम कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन वेजिटेशन, मेडिटेरियन का क्या? मेडिटेरियन मेडिटेरियन वाला कौन सा है? ये वाला एरिया है मेडिटेरियन। ठीक है, ये वाला सब एरिया क्या है? मेडिटेरियन के अंडर में आता है। मेडिटेरियन मतलब ये, अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी देखें तो इस समय क्या आएगा? मेरिडियन एरिया में आएगा मेरिडियन वेजिटेशन। माउंटेन कहाँ पे आएगा? एल्टीट्यूडिनल एरिया में क्या होगा? माउंटेन्स को हमने कंसिडर किया, जैसे जहां जहां भी माउंटेन्स होंगे उस एरिया को हमने क्या किया? माउंटेन बायोमिस के अंदर में हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब बायोमिस को हम अगर हम देखेंगे तो इसकी थोड़ा डिटेल्स को हम थोड़ा पढ़ लेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो क्या कहाँ आता है? इक्वेटोरियल रीजन में आएगा। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे आएगा? वो इक्वेटोरियल रीजन में आएगा, क्योंकि ट्रॉपिक में इक्वेटोरियल ट्रॉपिक में पड़ रहा है वो, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में ये आता है। इसका क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड वेट होता है। वेजिटेशन क्या होगा? डेंस एंड एवरग्रीन होगा, डेंस एंड एवरग्रीन होगा। एग्जांपल्स में क्या है? अमेज़न कोंगो बेसिन, अमेज़न एंड कोंगो बेसिन के अंदर में आएगा। तो इक्वेटोरियल रीजन में आएगा कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सावाना कौन सा आएगा? ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। सावाना कहाँ पे आएगा? ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। और इसका क्या होता है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रहेगा इसका। स्कैटर्ड ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस रहेंगे। अफ्रीकन सवाना एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट, डेजर्ट में क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवर हीट या फिर हॉट एंड ड्राई एरिया के इसको कहेंगे, जिससे क्लाइमेट भी क्या रहेगा? हॉट एंड ड्राई रहेगा। वेजिटेशन क्या रहेगी इसकी? स्पार्स वेजिटेशन, कैक्टी एंड सब्स वाला जो वेजिटेशन एरिया है वो रहेगा। एग्जांपल क्या है? सहारा अरेबियन। ठीक है, सहारा जो डेजर्ट है वो, और अरेबियन जो थार है वो डेजर्ट है। ठीक है, ये सारे अंडर में आएंगे। ग्रासलैंड कौन सा होगा? मिड लैटिट्यूड में आएगा, जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, इसलिए यहाँ ग्रासलैंड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, और इसका एग्जांपल पैरासिस स्टेपिस। अब आता है टेम्परेट डिलीशियस फॉरेस्ट, ये भी क्या पे आएगा? मिड लैटिट्यूड में आएगा, और इसका टेम्परेचर क्या? मॉडरेट सीजन वेरिएशन में आता है ये, और डिलीशियस ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जांपल क्या है? यूरोप, ईस्ट एशिया में आएगा ये। यूरोप जैसे कंट्री और ईस्ट एशिया के साइड में ये सब पूरी तरह मिलता है। कौन सा? टेम्परेट डिलीशियस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट जिसको हम टाइगर कहते हैं, वो कहाँ पे आएगा? हाई लैटिट्यूड में आएगा, और इसका वेदर क्या रहेगा? इसका कोल्ड लॉन्ग विंटर, और जहाँ पे कोल्ड रहता है और लॉन्ग विंटर इसका फॉल होता है, और इसको कोनिफेरस ट्रीज जैसे पाइन, फीर ये सब होता है। और एरिया कौन सा होता है? एग्जांपल कनाडा, सिबेरिया, ये सब में हम कोनिफेरस फॉरेस्ट को हम पा सकते हैं। टंड्रा कहाँ पे होगा? आर्टिक रीजन में होगा, वेरी कोल्ड एरिया में होगा, जिसमें हम देखेंगे मासेस और लीचन्स मिलते हैं। एग्जांपल क्या होगा? एन कनाडा एंड नॉर्थ कनाडा एंड सिबेरिया, नॉर्थ कनाडा एंड सिबेरिया, ये सब पार्ट्स आर्टिक रीजन के आसपास रहते हैं। तो नेक्स्ट, मेरिडियन वेजिटेशन क्या होता है? वेस्ट कोस्ट का 30 डिग्री टू 40 डिग्री वेस्ट में रहेगा ये। मिल रहेगा, वेट विंटर रहेगी, हॉट एंड ड्राई समर रहेगा। हार्ड एंड लिफ्ट साफ रहती है, और मेडिटेरियन बेसिन रहती है। माउंटेन एल्टीट्यूडिनल, तो इसमें क्या रहेगा? हाई माउंटेन रहेगा, वेरियस विद द एल्टीट्यूड रहेगी, वेरियस विद द एल्टीट्यूड एंड हिमालयस अंडीज इसका एग्जांपल रहेगा। क्विक रिवीजन में क्या देखेंगे? बायोटिक क्या चीज है, प्लस उसके साथ एबायोटिक क्या चीज है। अब इस दोनों मिलकर हम क्या देखेंगे कि इकोसिस्टम क्रिएट होता है। प्रोड्यूसर क्या है? जो प्रोड्यूस होता है, और कंज्यूमर क्या? जो खाता है, और डिकम्पोजर जो इन दोनों को डिकम्पोज करता है आफ्टर दैट। डिफरेंट बायोमिस क्या होता है? डिफरेंट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमने आज
जो भी हमने आज अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स conserve biodiversity, ecosystems are the basic of life support, protect nature for sustainable future। सो हमने डे 6 के जो पार्ट है उसमें पहला पार्ट हमने इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट को हमने पढ़ा है। अभी नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि फूड चेंज में फूड वेब बायोमिस, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बेसिक्स। अभी ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा। अभी अभी 2 और पार्ट है उनको हम देखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बायोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी के ऊपर है। ये बेसिकली हम इंडिया के ऊपर देखेंगे। सो पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा नेचर एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम पॉइंट 4 के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में हम क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे इंडिया में। जहाँ भी क्या रहेगा माउंटेनियस एरिया रहेगा उसको हम ज़्यादा से फोकस देंगे, ठीक है। सो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब सारे एरिया जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन मार्क है, ये सब सारे एरिया क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। क्लियर। और यहाँ पे कुछ और है, जैसे माउंटेन्स एरियाज है यहाँ पे हिमालयस के ऊपर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास। नेक्स्ट ये जो एरियाज है जहाँ पे हम तो माउंटेन्स देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट कहाँ पे आएगा, ये सारे जो हिमालयन पार्ट है, हिमालयन सीरीज है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा और देख सकते हैं, यहाँ पे हिमालय का और एक चोटी इधर आया है ड्यू टू सम एक्सपेंशन। सो ये सारे चीजें क्या है ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट के अंडर में आएगा। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कौन सा होगा, जो भी येलो पार्ट है ये सारे को क्या है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा गुजरात वगैरह साइड में और यहाँ पे थोड़ा ये केरला वगैरह में हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोन्टानी फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, मोन्टानी फॉरेस्ट ये सब साइड में हम देखेंगे। मोन्टानी फॉरेस्ट असम के जो बाजू में साइड है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का जो एरिया है ये लोअर असम के साइड में और इधर मिजोरम के आसपास, ठीक है। इसको हम कहेंगे मोन्टानी फॉरेस्ट। और यहाँ पे कुछ राजस्थान के आसपास जो एरिया है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, तो इसके साइड से भी हम कुछ देख सकते हैं। ये जो भी महाराष्ट्र के पूरी तरह बॉर्डर के एरिया में, ठीक है, इसको माउंटेन की फॉरेस्ट भी हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, अभी जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सारे कहाँ पे मिलेंगे, ये देखो ये साइड में मिलते हैं, ये सारे सब मिलेंगे ये साइड में, कोस्ट लाइन के एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। कोस्ट लाइन के एरिया में हमें मिलेंगे। कौन से वाले कोस्ट है, वेस्ट बंगाल के जो कोस्ट लाइन एरिया है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, अब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के साइड का जो है इससे उसमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जो साइड है उसी जगह में हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे थोड़ा अरेबियन सी के जो कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन है, वो आप थोड़ा हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारे चीजें हमें ध्यान में रखना है, जब भी एग्जाम होगा तो इन सारे चीजों को हमें स्पॉट हमें दिमाग में घुसा लेना है और इन 2-3 रिविजन हो जाएगा तो ये पूरी तरह घुस जाएगा। नेक्स्ट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट ये एरिया है, ठीक है, सॉरी ये एरियाज जैसे है, ओके, इन सब का लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट का जो भी है थोड़ा यहाँ पे थोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इस साइड में देखेंगे, ठीक है, कर्नाटका वगैरह साइड में। नेक्स्ट ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं, ये सारे एरियाज में ग्रासलैंड देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा ये इसमें थोड़ा। डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ पे मिलेगा, डेजर्ट वेजिटेशन, तो डेजर्ट वेजिटेशन भी ये यहाँ पे थोड़ा है। यहाँ पे जो राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे जो राजस्थान का हिस्सा है, ये पूरे राजस्थान के अंदर डेजर्ट वेजिटेशन को हम देख सकते हैं, ठीक है, ओके। की पॉइंट में हम देखेंगे क्या, वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट
रिलीफ, सॉइल एंड ड्रेनेज। ठीक है, वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल एंड ड्रेनेज के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिया हैज अ वाइड variety due to diverse climate condition. Forests play a vital role in maintaining ecological balance. अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा इन इंडिया? हमने इंडिया को 1 2 3 4 5 टाइप्स के फॉरेस्ट में हमको डिवाइड किया। पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेलिशियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, नेक्स्ट माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे आएगा? हाई रेनफॉल रीजन में आएगा, हाई रेनफॉल रीजन में आएगा। ठीक है, ज्यादातर कहाँ पे मिलता है? वेस्ट घाट, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड में हमें देखा जाता है। ट्रॉपिकल डेलिशियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? वो मॉडरेट रेनफॉल एरिया में आएगा, जैसे सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया के अंडर में आता है, जैसे सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंडर में आता है। ट्रॉपिकल थॉर्न में क्या होता है? लो रेनफॉल रीजन में आएगा, जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेटू, ये सब में क्या है, ये सब एरिया में क्या होता है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट माउंटेनी फॉरेस्ट में क्या आएगा? हायर एल्टीट्यूड्स, जहाँ पे हिमालयस को हम देख सकते हैं, जो हिमालयस का जो भी एरिया है उसको हम हायर एल्टीट्यूड कंसीडर करते हैं, जहाँ पे माउंटेनी फॉरेस्ट को हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो भी हायर एल्टीट्यूड या हिमालयन एरिया से जहाँ पे फॉरेस्ट है वो माउंटेनी फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे। मैंग्रोव्स कहाँ पे आते हैं? कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स आएंगे, जैसे सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन, हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुना था। सो ये सब साइड में क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखी जाती है। और अंडमान, गल्फ ऑफ कोच, ये सब में क्या आएगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये सब अगर हम इस तरह से पढ़े तो इजीली हम कंसिडर कर सकते हैं कहाँ पे कौन सा आएगा। क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट मेजर एरियाज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आर, जैसे सुंदरबन, अंडमान और गल्फ ऑफ कोच, ये सब एरियाज में मिलता है। और मेनली ये कहाँ पे मिलता है? कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, अब महाराष्ट्र वगैरह उस साइड में नहीं मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, हर जगह भी नहीं मिलेगा। इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटका, इन तीनों में क्या नीलगिरी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में इंपॉर्टेंस है। नंदा देवी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। नोकरेट कहाँ मिलेगी? मेघालय में। ग्रेट निकोबार एंड ग्रेट निकोबार कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा। अब इन सब का जो वो है वो कहाँ पे मिलेगा? जैसे सुंदरबन कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में ही है। तो नेक्स्ट गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ में मिलेगा? तमिलनाडु। जब गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 चीजें कैरी करता है। लास्ट 1-2 वीडियो में हमने भी गल्फ ऑफ मन्नार को हमने पढ़ा था एज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये कहाँ पे हम गिरता है? तमिलनाडु में गिरता है। पौंडीचेरी में क्या गिर रहा है? पंचमारी, ये सॉरी पौंडीचेरी बोल रहा हूँ, पंचमारी कहाँ पे आएगा? मध्य प्रदेश में आएगा। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा क्या है? ये माउंटेन एरिया है और ये सिक्किम के अंडर में आता है। ठीक है, तो अब तक हमने पॉइंट 4 को डिस्कस किया है, अब हम पॉइंट 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट 5 में क्या आएगा? सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने तरह के सॉइल्स है? पहला आएगा एरोवेल सॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ब्लैक सॉइल, थर्ड आएगा रेड सॉइल, फोर्थ आएगा लेटराइट सॉइल्स, फिफ्थ आएगा एरिड सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, नेक्स्ट माउंटेन सॉइल्स एंड पीटी एंड मर्शी सॉइल्स आएंगे। एरोवेल सॉइल में क्या आएगा? ये कहाँ पे मिलेगा? मिक्स में देखो, असम से एक क्वेश्चन आता है कि असम की जो सॉइल्स है वो मैक्सिमम कौन सा वाला है? वो एरोवेल सॉइल्स है। ठीक है, वो क्या है? एरोवेल सॉइल्स है। अब एरोवेल सॉइल का एरिया यहाँ पे पूरा गिर रहा है। कौन से एरिया में है? ये हिमालयन जो भी रेंज है, इस रेंज के जो इस साइड का एरिया है। ठीक है, इनसाइड एरिया ऑफ द हिमालयन रेंज, ये सारा पूरा है क्या आएगा? एरोवेल सॉइल आएगा। और कोस्टल एरिया में ये इस साइड में थोड़ा कोस्टल जो एरिया है यहाँ पे, ये दादर नगर हवेली वाला जो एरिया है इसमें क्या आएगा? ये भी एरोवेल सॉइल के अंदर गिरता है। यहाँ पे थोड़ा गिरेगा और यहाँ पे थोड़ा गिरेगा। ठीक है, तमिलनाडु का एरिया में। नेक्स्ट आएगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पूरा का पूरा कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र के साइड से और ये जो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बाजू से होके यहाँ पे पूरा एरिया जो ये यहाँ पे आएगा पूरा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगा? ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेकर
उत्तराखंड, झारखंड और ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो आएगा रेड सॉइल के अंडर में, ठीक है। हर एक सॉइल का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को देख लेना। हर जो क्रॉप है हर सॉइल में नहीं होता है, वो पर्टिकुलर सॉइल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए ये सारे सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल के हिसाब से इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल्स क्या है? लेटराइट सॉइल्स कहाँ पे मिलता है? ये बहुत रेयर है, यहाँ पे थोड़ा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा मिलेगा, और ये साइड्स में हम देखते हैं। तो लेटराइट सॉइल्स के बारे में ज़्यादा तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ऑप्शन में दिए जाते तो कंसीडर लेटराइट सॉइल लगभग है ही नहीं इंडिया में, मतलब है लेकिन इतना नहीं। नेक्स्ट एरिड सॉइल कहाँ पे मिलता है? ये साइड में मिलेगा, गुजरात वगैरह, ठीक है, गुजरात राजस्थान की साइड में ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा? एरिड सॉइल मिलेगा। फॉरेस्ट टाइप एरिया कहाँ मिलेगा? जहाँ पे डार्क ग्रीन है अगर फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। फॉरेस्ट सॉइल जैसे यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, ये सब क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। और यहाँ पे भी मिलेगा थोड़ा जम्मू कश्मीर के साइड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साइड में। अब आएगा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में मेनली कहाँ पे मिला? जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स है, जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स है, जैसे ये का पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो एरिया है, यहाँ पे सारा माउंटेन सॉइल्स है, ठीक है। यहाँ पे भी है अपर असम के जो साइड है आफ्टर द अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा? माउंटेन सॉइल्स के अंडर में आएगा, ठीक है। और ये असम के अंदर भी है, ठीक है, असम के अंदर भी है सब माउंटेन, जहाँ जहाँ पे माउंटेन्स है, पूरा का पूरा असम माउंटेन में भरा हुआ है, तो यहाँ पे माउंटेन्स आएंगे। प्रीटी एंड मार्शी सॉइल्स कहाँ मिलेंगे? प्रीटी एंड मार्शी सॉइल्स, ठीक है, ये थोड़ा पिंक एरिया है, ये जो अरुणाचल का साइड है, ये ऊपर का हिस्सा जो है, ये सब क्या आएगा? प्रीटी एंड मार्शी सॉइल्स के अंडर में आता है। ये भी माउंटेन्स एरियाज में पड़ता है, ठीक है, इधर भी गिरेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि माउंटेन सॉइल्स कहाँ गिर रहा है और ये अलग कैसे है? देखो ये अलग इसलिए है क्योंकि ये देखो ये प्रीटी वाला एरिया है, यहाँ पे ये थोड़ा मिक्स है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने जब क्योंकि मैंने डीप स्टडी किया इसलिए मुझे पता ही है सब अंदर में थोड़ा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? मेजर सॉइल टाइप्स इन देयर कंटेक्स्ट। मेजर जो सॉइल टाइप्स है, जैसे पहला हमने आया एरेबल सॉइल्स, ये कहाँ मिलता है? फॉर्मेशन एंड फाउंड इन नॉर्थर्न प्लेन्स में ज्यादातर मिलता है, रिवर वैली एंड डेल्टा के एरियाज में मिलेगा। जहाँ पे रिवर वैली होंगे, डेल्टास में ये सब क्या मिलेगा? एरेबल सॉइल मिलेगा। और असम मेनली क्या आता है? रिवर में आता है। जब ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो उसमें बहुत सारे डेल्टास भी मिलते हैं, तो उसमें आएगा। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि असम का जो सॉइल है वो मैक्सिमम क्या सॉइल है? वो एरेबल सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? फर्टाइल, पोरियस, रिच इन पोटास, क्या रहता है इसमें? फर्टाइल रहेगा, पोरस रहेगा, और रिच इन पोटास में यहाँ पे मतलब मिलता है, ठीक है, पोटास ज्यादा मिलता है। और सुटेबल हो क्रॉप क्या? राइस, व्हीट, शुगर केन एंड जूट। ये राइस, व्हीट और शुगर केन एंड जूट के लिए कंपेटेबल है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुर भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूरा का पूरा एरिया क्या है? ब्लैक सॉइल के अंडर में है ना। अभी हमने देखा कि जो महाराष्ट्र का एरिया है, मध्य प्रदेश और गुजरात का एरिया है, वो पूरा का पूरा रेड ब्लैक सॉइल के अंदर में आता है। ब्लैक सॉइल में क्या इसका क्या है? क्लेई होती है और डीप होता है, रिटेन मॉइस्चर रहते हैं इसमें। क्या रहता है? ये मॉइस्चर जमा रहता है इसके अंदर, मतलब मॉइस्चर सॉइल्स होता है, बिगा बिगा वाला सॉइल्स होता है, सूखा नहीं होता है और वो नहीं होता है। इसमें हम क्या उगा सकते हैं? कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ठीक है, कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स हमने उगा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा रेड सॉइल। और रेड सॉइल में क्या? ये पेनिसुलर इंडिया जहाँ पे है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरियाज में हम क्या देखते हैं कि रेड सॉइल मिलता है। पूरा का पूरा लाल है, पूरा का पूरा क्या है? ये इधर लाल है। सो हमने अभी भी देखा ना, ये पूरा का पूरा लाल है इधर। सो ये सब क्या मिलेगा? रेड सॉइल मिलेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे रेड सॉइल्स है। रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड लेस फर्टाइल। किस लिए होता है ये सॉइल? बिकॉज यहाँ पे आयरन ऑक्साइड काफी ज्यादा मिलता है। जहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलेगा आपको, वहां पे रेड सॉइल आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलेट, पल्सेस यहाँ पे होते हैं, और ग्राउंडनट यहाँ पे मिलते हैं। जो भी है ग्राउंडनट यहाँ पे ज्यादातर इनकी रफ्तानी होती है, और मिलेट एंड पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में।
लेटराइट सोइल जो होता है उसको क्या कहेंगे, हाई रेनफॉल एरियाज, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम क्या कहेंगे, लेटराइट सोइल को हम देखेंगे। हाई रेनफॉल एरियाज में क्या देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स होते हैं और नॉर्थ ईस्ट एरिया को हम हाई रेनफॉल जोन में हम उसको पकड़ते हैं। ठीक है, इस और इसका नाम है लेटराइट सोइल। क्यों मैं बार बार इसको 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आसाम की बेसिस में इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या, एसिडिक होगा, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होता है और रेन जो होता है वो रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक नेचर में आता है। और लो फर्टिलिटी होती है, एसिडिक होगा तो लो फर्टिलिटी होगी। रिच इन आयरन होता है एंड एल्यूमिनियम मिक्स होता है उसमें। सो इस हिसाब से हम इसमें क्या उगा सकते हैं, टी, कॉफी, कैश्यू, रबर, ये सब बहुत अच्छे अच्छे परिमाण या फिर अच्छे मात्रा में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी रप्तानी कर सकते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो मेनली हाई रेनफॉल एरिया में क्या क्या उगता है, टी उगता है, कॉफी उगती है, कैश्यू उगता है, रबर का जो पेड़ है वो सब उगता है। और ये माउंटेन्स जैसे होते हैं, प्लेटू जैसे एरियाज इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये फ्लैट टाइल एरियाज में नहीं होते। और रेनफॉल एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे क्या होगा, माउंटेन्स वगैरह रहेंगे, हिल्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, और ये एसिडिक नेचर में होता है और लो फर्टिलिटी मींस इसमें रहेगी, रिच इन आयरन और एल्यूमिनियम रहेगा। तो ये सब दिमाग में पूरा भर लेना है। एरिड सोइल क्या होते हैं, एरिड सोइल कहाँ पे मिलेगा, एक्चुअली एरियाज रहेगा राजस्थान, गुजरात और पंजाब एरिया में। ठीक है, राजस्थान और गुजरात और पंजाब एरिया में एरिड सोइल मिलता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है और ड्राई नेचर रहेगा। ठीक है, वेदर जो उसका ड्राई नेचर रहेगा। अब ये टाइप्स के कैरेक्टर्स क्या होगा इसका, सैंडी नेचर में होता है, सैंडी मतलब बालू बालू जैसे होंगे, और सेलिन रहेंगे, लो ह्यूमस रहेगा उसमें लो ह्यूमस रहता है। ह्यूमस मतलब क्या, फॉसिल जो मिलता है या फिर जो डेड मिक्स होती है वो चीज इसमें कम रहती है। ओके, क्योंकि सैंडी रहती है इसलिए। नेक्स्ट बजरा इसमें हम कर सकते हैं, ज्वार कर सकते हैं, पल्सेस इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए इंडिया का अलग अलग पार्ट अलग अलग प्लांटेशन के लिए सुटेबल है, नॉट फॉर सेम। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल में क्या होगा, अब फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे होगा वेरियस रीजन्स। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल्स कहाँ पे होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, वेरियस रीजन्स में भी फॉरेस्ट होता है। जैसे लेस डेवलप्ड, रिच इन ह्यूमस, जहाँ पे लेस डेवलप्ड रहेगा, मतलब लेस डेवलप्ड एरियाज रहेंगे जहाँ पे कैरेक्टर जो लेस डेवलप रहेगा वह क्या होगा, रिच इन ह्यूमस रहेगा। और जहाँ पे हम फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स और प्लांटेशन या क्रॉप्स ये सब हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। माउंटेन सॉइल्स क्या रहता है, हिमालयन रीजन में क्या एरिया कौन सा रहेगा, हिमालयन रीजन रहेगा। माउंटेन सॉइल कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन से मैक्सिमम माउंटेन सॉइल मिलता है, क्योंकि सारे ज्यादा माउंटेन्स जो होते हैं वो हिमालयन रीजन से मिल रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा, शैलो एसिडिक रहेगा, वेरियस विद लैटिट्यूड रहेगा। ठीक है, शैलो रहेगा, एसिडिक रहेगा और वेरियस विद लैटिट्यूड रहेगा। अब मैंने और एक चीज बोला कि जहाँ पे माउंटेन एरियाज रहेंगे, हिमालय सारे पर के सारे माउंटेन एरिया से वहाँ रेनफॉल भी होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेजिटेशन से या फिर सोयल से वो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर में ज्यादा मिक्स रहेंगे और वो विद एल्टीट्यूड पे क्या होगा, वेरी होता रहेगा और शैलो रहता है उसमें। अब उसमें क्या कर सकते हैं आप, फिर से बोलो, जैसे यहाँ पे जो है हाई रेनफॉल एरिया से और यह एसिडिक था, इसमें क्या होगा, हमने टी देखा, कॉफी देखा, कैश्यू देखा, रबर, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, टी, फ्रूट्स, टेम्परेट क्रॉप को हम यूज करते हैं। टेम्परेट मतलब जहाँ पे टेम्परेट जो को मैच करेगा उसको हम कर सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह सुटेबल फ्रूट्स हम कर सकते हैं। अब बहुत सारे फ्रूट्स है, अलग अलग हम सुटेबल एरियाज में हम करेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लेना। अब प्लेटी एंड मार्शी सॉइल जिसको कहेंगे वो टाइडल एरियाज में रहेंगे। कहाँ पे रहेगा, टाइडल एरियाज में रहेंगे। बैक वाटर्स रहता है और डेल्टास जहाँ पे रहेंगे। डेल्टास कहाँ पे रहता है, मेनली रिवर डेल्टास होते हैं, सुंदरबन वगैरह ये सब में हम रहेंगे। ब्रह्मपुत्र असम में अगर देखें, ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा सारी जगह डेल्टास मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और भी जहाँ जगह डेल्टास वगैरह जो रहेगा तो उसको टाइडल एरियाज में हम क्या कहेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या रहता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर में रहेगा, वाटर लॉक रहता है। ठीक है, अब वाटर क्या रहेगा, जहाँ पे वाटर लॉक रहेगा मतलब वाटर लॉक है, यहाँ पे जमा हुआ वाटर है, तो हाई ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मैटर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, राइस, जूट, ये सब हम इसमें उगा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या देखेंगे अच्छा चलो, पार्ट और एक पार्ट बाकी है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्या आएगा,
थर्ड आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। जैसे शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, तो वेस्ट साइड में हम क्या देखेंगे, कैलिफोर्निया क्या है इसमें, फ्लोरिस्ट प्रोविंस इसको कहेंगे हम। और नेक्स्ट क्या आएगा, कैरिबियन आइलैंड्स आएंगे, फिर ट्रॉपिकल एंडीज आएगा, ये टॉपिकल एंडीज जो माउंटेन्स एरियाज है, और मेडिटेरियन बेसिन्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मेडिटेरियन में बेसिन्स मिलेगा, स्लोप्स वगैरह रहते हैं, टर्न्स वगैरह मिलेगा आपको मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट कोकासियस रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हिमालयन जो ये पार्ट है वो हमारे इंडिया में मिलेगा इधर, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है एक्चुअली, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट्स पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट का मतलब मेनली जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और बाकी सारे जगह में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सब यहाँ वहां से क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ पे मेनली, यहाँ पहला है कैलिफोर्निया, नेक्स्ट कैरिबियन, ट्रॉपिकल एंडीज, नेक्स्ट मेडिटेरियन बेसिन्स में, और कोकासस है, हिमालयन है, और नेक्स्ट आएगा क्या, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। और एक चीज यहाँ पे बाकी है, ये है मदागास्कर, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा है, और न्यू कैलेडोनिया में थोड़ा सा है, क्योंकि ये न्यूली है और ये न्यूली फॉर्म हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और दो बाकी वो है इंडो बर्मा, बर्मा से भी बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत वंडरफुल स्पॉट है। और फिलीपींस में भी हम देख सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर में काउंट करते हैं। जैसे इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दीज रीजन्स आर रिच इन एंडेमिक स्पीशीज एंड फेस हाई थ्रेट। ओके, हाई थ्रेट फेस करते हैं इस एरिया वाले, ठीक है सर। नेक्स्ट फर्स्ट वाला क्या देखेंगे, हिमालय, टेम्परेट एंड एल्पिन वेजिटेशन, टेम्परेट जोन में गिरता है और एल्पिन वेजिटेबल के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट, तो इंडिया में 4 ही है, तो वेस्टर्न घाट्स आएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। इंडो बर्मा जो है एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ये गिरेगा, रिच इन फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है। फ्लोरा और फ्यूना से ये रिच है, यहाँ पे पक्षी वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है संडालैंड, कहाँ पे आएगा, निकोबार आइलैंड्स में आएगा। ये यूनिक आइलैंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक आइलैंड है और ये इसमें बायोडाइवर्सिटी इसको 4th हॉटस्पॉट कहा गया है इंडिया का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने, 4 है। पहला हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड संडालैंड। सो ये तीनों हम याद रह सकते हैं, संडालैंड याद नहीं रह सकता तो इसको याद रख लेना। ओके, की पॉइंट हम देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट, फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट्स क्या है, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, इन्वेसिव स्पाइसीज, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारे डैमेजेस हम फेस करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम देखेंगे, जैसे ये हमने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, जैसे वेजिटेशन प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द इरोशन, ठीक है। वेजिटेशन से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोशन से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सॉइल इज द बेसिक ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेल्प्स इन इकोलॉजिकल बैलेंस, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ओके, तो की फोकस फॉर डे 6 में क्या देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द इंडिया, सॉइल टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट बेसिक्स। ओके, रिवीजन में हम क्या देखेंगे, वेजिटेशन, सॉइल और बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ये सब हम रिवीजन में हम देखेंगे। तो इस डे 5 का जो भी है, सॉरी डे 6 का जो भी है, हम इसमें और एक पार्ट हम डालेंगे जिसको कंप्लीट करना है नेक्स्ट। Okay, I'm going to show the next part. In this part, we are going to discuss about the biogeography and environmental geography. ठीक है, biogeography and environmental geography. So, point 7 से हम डिस्कस करेंगे। point 7 से हम डिस्कस करेंगे। point 7 में क्या है, environmental pollution। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हम क्या देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब इफेक्ट्स कंट्रोल कैसे करना है, सोर्स क्या है, ये सब देखेंगे।
पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, स्टबल बर्निंग वगैरह वगैरह, ये सब कॉज है। ठीक है, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या डालता है? ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिसमें हम डिजीजेस को फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, ये सब स्मोक ये सब बढ़ रहा है। कंट्रोल मेजर में क्या कर सकते हैं हम? अगर हम यूज ऑफ सीएनजी करें, एलपीजी करें, क्लीन एनर्जी का यूज करें और एफोरेस्टेशन के ऊपर ध्यान दें और एमिशन नॉर्म्स करें। ठीक है, नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन में क्या देखेंगे? सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, सुवेजेस, एग्रीकल्चर है, रन ऑफ ऑयल स्पिल्स, ये सब क्या आता है? इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस में या फिर पोल्यूशन को क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है। इफेक्ट्स क्या आता है इसमें? वाटर बोर्न डिसीजेस होते हैं। ठीक है, बोर्न डिसीजेस होंगे। इफेक्ट्स एक्वाटिक लाइफ, जो भी एक्वाटिक लाइफ है, मछली वगैरह और जो भी जानवर जो भी रहते हैं पानी के अंदर, उनके ऊपर भी इफेक्ट गिरता है। एरोफिकेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल क्या करना है इसको? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम करेंगे, रीयूज करेंगे वेस्ट वाटर को, रिड्यूस केमिकल्स एंड प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन में क्या देखेंगे? एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज के कारण और पेस्टिसाइड वगैरह जो भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्लास्टिक, इन सबका यूज करने से हमें सॉइल पोल्यूशन देख सकते हैं, और या फिर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये सारे नॉर्म्स है। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या होता है इससे? कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होता है? लॉस होता है। फूड कंटेमिनेशन क्या होगा? शुरू होगा। इफेक्ट सॉइल्स ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर भी क्या हो रहा है? इफेक्ट्स हो रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है उसको हम क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, थर्ड पार्ट क्या था? जो क्या करता है? डिग्रेड करता है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, और एक क्या होता है? इन दोनों को डिकम्पोज करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉपर वेस्ट डिसेबल एंड क्रॉप रोटेशन, इन सबको फॉलो करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, लाउड स्पीकर, ये सब कहाँ पे आता है? नॉइज पोल्यूशन का सोर्स है। अब इसमें क्या इफेक्ट होता है? हियरिंग लॉस, स्ट्रेस हाई, बीपी, एफेक्ट्स, मेंटल हेल्थ, ये सब किसके कारण होता है? नॉइज के कारण होता है। कंट्रोल मेजर में क्या आएगा? यूज ऑफ साइलेंसर नॉइज, जैसे देखो अगर हम यूज ऑफ साइलेंसर यूज करेंगे तो नॉइज कम होगा। साइलेंसर क्या करता है? नॉइज को साइलेंस करता है। नॉइज बैरियर्स यूज करेंगे, ओबे नॉइज एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? हीट। अब हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, इन सब के कारण क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। राइज इन वाटर टेम्परेचर अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ जो होता है, जानवर जो पानी में जो भी रह रहे हैं, मछली, सांप वगैरह, बिच्छू जो भी है, इन सब के ऊपर क्या होता है? उनके लाइफ का खतरा हो जाता है बिकॉज ऑफ हॉट वाटर। कूलिंग वाटर, रिसाइकलिंग वाटर, इसका मतलब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कूलिंग वाटर को कूल रखना है, रिसाइकल करना है वाटर को, कंट्रोल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को हम कंट्रोल करके अगर रख पाए तो हो सकता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होता है, कभी कभी न्यूक्लियर प्लांट फट जाता है या फिर किसी कारण ये सब घटनाएं होती है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट, और जो भी इम्प्रॉपर डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम डायरेक्टली डिस्पोजल नहीं करते, उनको फेंक देते हैं ओपन ग्राउंड में या फिर विदाउट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। नेक्स्ट इसके कारण क्या होता है? कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस होना शुरू होता है, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सेफगार्ड के लिए हम इसको सोल्यूशन क्या है इसका? सेफ डिपोजल। ठीक है, इसको सेफली इसको डिपोजल कर डैमेज करें, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग इसमें रखें। दीज आर दी सॉल्यूशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, वाटर, हम एनर्जी एंड इन सबको हम क्या कर सकते हैं? पूरी तरह मेंटेन करके रखेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर, एनर्जी, ग्रीन, हाँ, प्लांटेशन, एक्वाटिक लाइफ को प्रोटेक्शंस, और ये जो भी है ट्री वगैरह ये सब हार्वेस्टिंग करके हम कर सकते हैं। पोल्यूशन कॉज इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम
3R principle means reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse and recycle. Sustainable development is solution. Sustainable development is solution. Environmental convention and agreements. ठीक है. अब स्टॉक होम जो है वो क्या है, जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था. किस लिए हुआ था? ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट. रायो अर्थ समिट 1992 में हुआ था. रायो अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? एजेंडा क्या था इसका? इसका एजेंडा 21. एजेंडा 21 इसका फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइज. ठीक है. UNFCCC 1992 फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन द क्लाइमेट चेंज. ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइज क्या करना है, CAG कंसंट्रेशन के ऊपर यह था. नेक्स्ट क्या, कायटो प्रोटोकॉल. कायटो प्रोटोकॉल 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था. क्या है इसका बेसिस? लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस GHG एमिशन. ठीक है, GHG एमिशन को रिड्यूस करने का जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है. पेरिस एग्रीमेंट, ये हमने काफी फेमसली सुना, 2015 में ये हुआ था. अब ये इसका क्या गोल था कि कीप ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, एम ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो सेल्सियस का जो इशू है, जो हीट टेम्परेचर को, इसको कम से कम 2 डिग्री से नीचे रखना है. जो अभी बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग उसमें नीचे रखना है, एम फॉर 1.5. इंडिया NDC में हमने क्या देखा, रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45% बाय 2030 बेस ईयर 2005. बेस ईयर हम 2005 में हमने ये नींव रखी थी कि हम आगे 2003 तक 45% GDP का क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. क्या करेंगे, रिड्यूस एमिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ GDP. ठीक है. नेक्स्ट, CBT कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो 1992 में शुरू हुआ था. इसका एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है. रामसर कन्वेंशन क्या है? 1971 ऑन द वर्ल्ड लैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडिया इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1982. सिटीज में क्या आएगा? सिटीज 1973 कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर था ये. ठीक है. ये इंटरनेशनल ट्रेड साइन किया था 1973 में, ये इसको स्थापित किया गया था. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था. देखो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्थापित तो हुआ था, लेकिन अभी जो काइंड अफेयर्स में जो चल रहा है, जैसे कुछ समिट्स है, ये सब है, उन सबको देखना. ये पर बेसिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए में. जैसे रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स के बारे में 2-3 साल से पूछा जा रहा है. ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रामसर साइट 1971 वर्ल्ड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडिया इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और 1982 में जुड़ गया था. क्लियर. नेक्स्ट आता है कि UNCCD 1994 में स्थापित हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ठीक है. इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है इन इंडिया में वो देखेंगे हम. जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, क्या किस लिए हुआ था? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था. सेव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगेन ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए था. पहला है चिपको मूवमेंट उत्तराखंड, दूसरा है केरला. नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अगेंस्ट बिग डैम्स. ठीक है, डैम्स के अगेंस्ट था, जो नर्मदा वैली को बचाने के लिए. नेक्स्ट अपिको मूवमेंट कर्नाटका, सिमिलर टू चिपको फॉरेस्ट को बचाने के लिए था. ठीक है. अब आखिरी चीज ये है कि हम थोड़े MCQs को देख लेंगे. काफी देर से हम पढ़ाई कर रहे हैं. अभी इंपॉर्टेंट MCQs में हमने कुछ MCQs डाले, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, मैंने 10 डाल दिया. ओके. तो इनके आंसर भी से इधर. तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो आंसर क्या है? वन हॉर्न राइनोस के लिए. दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, नंदा देवी है, गिरी है, मानस है. कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है?
नहीं है बोला है, पूछा क्या क्या पूछा है, नहीं है बोला है, तो कौन सा है, मानस नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी नहीं आ रहा है अभी। नंदा देवी है, नीलगिरी तो है ही। ओके नेक्स्ट, रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, आंसर इज IUCN, ठीक है, ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। तो ओके डाटा बुक क्या है इसको एक बार देख लेना। फोर्थ में क्या था, व्हिच सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल, आंसर क्या होगा, रेगुड सॉइल, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। फिफ्थ में क्या देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड, ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2, CFCS, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 सब के सब, ठीक है। नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD वाज साइंड इन, ठीक है, CBD साइन कब हुआ था, बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड इन 1990 कब हुआ था 602 में हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट इंडिया, ये देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, रिपब्लिक क्या होगा, रामसर साइट असम होगा, ठीक है। 7 नेक्स्ट 8 क्या है, ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ब्लैक सॉइल किस लिए कल्टीवेशन के लिए, ब्लैक सॉइल राइस या जूट के लिए होता है क्या, इसको देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो मेनली हम ब्लैक सॉइल में हम कॉटन ही कल्टीवेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉटन कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। आप होगा फॉरेस्ट एरिया में होगा, ठीक है, ये सारे हाई रेनफॉल एरियाज में होता है, टी वगैरह जो जूट वगैरह, ठीक है। राइस तो नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट हम 9 में देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल कौन सा वाला, ऑप्शन सी, यहाँ पे तो कोयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, सोलर एनर्जी है वो तो लैंड से नहीं होगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट से मिल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो है 10 को हम देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट हाईलाइटेड इन व्हिच कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी रायो 1992। रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो रिवीजन के इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया को देखेंगे, नेक्स्ट मेजर सॉइल टाइप्स को देखेंगे, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को देखेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ है, जैसे हिमालय है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड सुंदरलैंड में है। तो ये सारी चीजें आज के लिए इतना ही काफी है, आज बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया है। कुछ की फोकस है आज के डेट, आज जो 6th वाला डे है, तो इस हिसाब से इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, चिपको मूवमेंट्स एंड ENB मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स है उनको देख लेना थोड़ा, ठीक है। कॉप समिट्स एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये सब सारे देख लेना, दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो आज के लिए इतना ही, हमने आज के दिन 3 शीट्स को कवर किया है पूरा का पूरा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रिवीजन के लिए ये काफ़ी है, और आने वाले वीडियोस में हम बाकी कवर करेंगे। टिल देन गुड लक, टेक केयर एंड बी फोकस, बी कंसिस्टेंट एंड सक्सेस will come through your consistency. Good luck.